Hello students, I am Lovepreet Singh from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagaprona. This is the video lecture of grade 10 physics, and today we are going to do a topic of reflection, chapter number 4, reflection. So the topic is convergence and divergence. Here the meaning of convergence is, as you can see a figure left hand side, when a beam of light intersect at a point, it is a convergence, and opposite to it, when a beam of light diverge from a single point, it means the beams reflecting in different directions. This is called divergence. It is very simple. And next one is spherical mirrors. A mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass is called a spherical mirror. As we know about the sphere, and if a sphere is hollow and the hollow sphere का जो पार्ट रिफ्लेक्टिंग है या मिरर है, जिस हॉलो स्फीयर में हमने एक मिरर है स्फीयर की फॉर्म में है, तो उस मिरर को क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर्स. लाइक दिस, कि पूरा एक स्फीयर है और उसका एक एक पार्ट में उसको कोट कर दिया, लाइक सिल्वर कोटेड इन द लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम. इट इज़ कोटेड फ्रॉम द outer side and inner side is the reflecting surface. On the other hand, convex mirror, which is coated from the inner side and reflecting surface is outside. So we can say that convex mirror is a mirror whose reflecting surface towards the center of the sphere, like in the left hand side diagram, जिसका जो reflecting surface है वो इसके center of sphere की तरफ है, और उसके ऑपोजिट है कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ स्फीयर है, वो हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर. ये आपने ऑलरेडी आपने क्वेश्चन या टॉपिक किया हुआ है आपकी 8th क्लास में. सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ कॉन्वेक्स मिरर एंड व्हाट इज़ द शेप ऑफ कॉनकेव मिरर. सो अब नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस स्फेरिकल मिरर को लेकर. दोनों मिरर्स में कॉनकेव और कन्वेक्स, मैं दोनों को एक कंबाइन कर कर लाइक स्फेरिकल मिरर्स बोलूँगा, क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स के अंडर ये दोनों आते हैं. हम ये कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. तो चलिए, फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो स्फीयर का सेंटर होगा उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट है पोल. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो था स्फीयर का सेंटर, बट पोल क्या होगा? मिरर का सेंटर. पोल क्या होगा? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल. देन अवर थर्ड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स पोल से लेकर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का कितना डिस्टेंस है, वो उसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर. आर से डिनोट करेंगे, कैपिटल आर. एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे वो होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज अपर्चर. अपर्चर इज़ द एरिया ऑफ द मिरर. जितना आपका स्फेरिकल मिरर का जितना एरिया है, कि जितना पार्ट ऑफ उसका रिफ्लेक्टिंग है, उसको बोलेंगे हम अपर्चर. लाइक जो हमारा फिगर में देखें कि जो कोटेड सरफेस है ऑरेंज कलर से कोटेड है इन बोथ केसेस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. सो इस पार्ट को बोलेंगे हम अपर्चर. नेक्स्ट है साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. कि स्फेरिकल मिरर में हम साइन कैसे असाइन करते हैं. देखो, इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि साइन दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. इससे ऊपर या इससे अलावा कोई और साइन नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन असाइन कैसे करने हैं और किसको करना है, कौन सी चीज़ पॉजिटिव होगी कौन सी चीज़ नेगेटिव होगी, ठीक है, वो देखेंगे.
इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर हम देखेंगे कि ये हमारे पास नीचे कॉनकेव मिरर बना हुआ है। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, हमारे पास एक इंसिडेंट रे आ रही है। अगर तो हमने अपना कोई भी पॉइंट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेज़र करना है कि जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आ रही है उसी डायरेक्शन में हम कोई ना कोई पॉइंट, वो आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट हम मेज़र कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बेसिक है कि हमने सिर्फ साइन कन्वेंशन देनी है, मीन्स साइन असाइनमेंट करनी, साइन असाइन करने हैं कि इज़ दिस पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए, तो जिस डायरेक्शन में से इंसिडेंट रे आ रही है, अगर तो हम उसी डायरेक्शन में हम अपने कोई पॉइंट मेज़र कर रहे हैं, लाइक अगर मैं मेज़र कर रहा हूँ फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ऑलरेडी पीछे हमने किया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कि जो स्फीयर का सेंटर पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो अगर तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस मेज़र करना है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मेज़र करना है, तो हम देखेंगे वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है या इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इंसिडेंट की रे जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आ रही है, क्या उसी डायरेक्शन में हम मेज़र कर रहे हैं या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं। लाइक इंसिडेंट रे आ रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो हम मेज़र कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके ऑपोजिट है कि अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेज़र करें कि जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आ रही उसी डायरेक्शन में हम चलते जा रहे हैं फ्रॉम पोल, पोल से चलते जा रहे हैं आगे, तो वहाँ से साइन कन्वेंशन क्या करेंगे, वहाँ पॉजिटिव साइन कन्वेंशन करेंगे। तो ये थे दो इसके मेन पॉइंट। थर्ड पॉइंट होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर वाले हम मेज़र करेंगे ऊपर की तरफ, वो होगी पॉजिटिव, और नीचे की तरफ अगर मेज़र कर रहे हैं तो वो होगी नेगेटिव नोटेशन, नेगेटिव साइन असाइन करेंगे। तो ये चार वेज हैं साइन या पॉजिटिव और नेगेटिव को असाइन करना है। तो इस टॉपिक को बोलेंगे साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो नेक्स्ट है हमारा फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहले ही हमने 5 टर्म किए हैं, क्या क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर किया है, पोल किया है, अपर्चर किया है, एंड और 4 पॉइंट क्या थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर किया हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस किया है। तो इनके अलावा एक हमारे पास फोकस एंड फोकल लेंथ भी है। फोकस क्या होता है कि लाइक इन डायग्राम आप देख रहे हो कि पैरेलल रेज आ रही हैं, या हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट आ रही है, बीम ऑफ रेज आ रही हैं, वो मिरर से स्ट्राइक होकर, बाउंस होकर एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं या मीट कर रही हैं। क्या, इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, वो उन्हें बोलेंगे फोकस, उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। ओके, एंड फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ होगी डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, पोल से लेकर फोकस तक का कितना डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ। ईजी है टॉपिक बिल्कुल समझने में। तो नेक्स्ट है हमारा फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे आप राइट साइड में देख रहे हो कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, इसका जो फोकस बनेगा इट इज़ बिहाइंड द मिरर, लाइक मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो है लेफ्ट साइड, जहाँ से इंसिडेंट रे मिरर पर स्ट्राइक हुई और डाइवर्ज होगी, और उसका फोकस कहाँ पे बना, बिहाइंड द मिरर, राइट हैंड साइड। तो फोकल लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, पोल से लेकर फोकस तक का कितना डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ये दोनों का रिलेशनशिप करना, दोनों एक सिंगल लाइन पे हैं, लाइक प्रिंसिपल एक्सिस पे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, लाइक इन डायग्राम देखें तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का कितना डिस्टेंस है उसका, और फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, पोल से लेकर फोकस तक का कितना डिस्टेंस है, दोनों में हम देखेंगे दोनों में रिलेशनशिप क्या है। लाइक अगर देखें
कि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा हो गया आर, और पोल से लेकर फोकस तक का ये डिस्टेंस हमारा हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंसिडेंट रे से, कि एक इंसिडेंट रे आ रही है विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंसिडेंट रे आई ए एंड बी, तो ये स्ट्राइक होकर बाउंस बैक हुई, तो स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, पास हुई थ्रू दी फोकस, फोकस से पास हो रही है। तो हमें पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है और एंगल आर है, दोनों सेम होंगे, हमें पता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल ए बी सी, दिस वन एंगल, दिस वन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन रहा है? एंगल ए बी सी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बन रहा है? एंगल एफ बी सी कह लो, चाहे सी बी एफ कह लो, दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसने उसके बाद बोला कि एंगल ए बी सी हमारा किसके इक्वल है? एंगल एफ सी बी के, एंगल एफ सी बी। तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि ये अल्टरनेट एंगल्स होगी, लाइक एंगल ए बी सी, दिस वन एंगल, एंड एंगल एफ सी बी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ ये वाला दोनों सेम है। लाइक हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में किया, अगर दो अपोजिट एंगल हों, लाइक एक ये एंगल है और ये एंगल, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो वही लॉजिक, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी। ठीक है, तो उसने ये इक्वल टू लिख दिया। तो उसके बाद मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल ए बी सी की जगह पर एंगल एफ सी बी पुट कर दिया उसने। नीचे यहाँ देख सकते हो आप कि एंगल ए बी सी की जगह पे एंगल एफ सी बी पुट कर दिया, और एंगल एफ बी सी, या ये वाला एंगल एफ बी सी पुट कर दिया, और एंगल एफ सी बी, दोनों इक्वल हो गए। दोनों इक्वल कैसे हो गए? कि एंगल एफ बी सी, दिस वन एंगल, एंड एंगल एफ सी बी, दोनों इक्वल हो गए। तो हमें ये भी पता है, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है लाइक दिस, अगर उसके दो एंगल, ये ऑपोजिट एंगल सेम हो, तो ये वाली लाइन और ये वाली दोनों सेम होती है। ठीक है, ये भी हमें ऑलरेडी पता है। अगर ट्रायंगल की दो एंगल, दो अपोजिट एंगल सेम हो, तो दो लाइन जो बेस है और अनदर हाइट है, वो क्या होगी? सेम होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू एफ सी, दिस वन एफ सी। एफ बी की डिस्टेंस जो है एफ सी के इक्वल है। ठीक है, लाइक अगर मैं इसको देखूं, उसने भी ये लिखा हुआ है कि एफ सी इज इक्वल टू एफ पी। उसके बाद उसने बोला कि नाउ इफ़ द अपर्चर ऑफ कॉनकेव मिरर इज स्मॉल। अपर्चर हमारे पास क्या होता है कि जो इसकी जो एरिया है, दिस वन एरिया, अगर तो ये स्मॉल हो जाए, लाइक ये इतना बड़ा है, तो अगर ये स्मॉल हो जाए बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा? ठीक है, देखो, अगर तो अपर्चर स्मॉल हो गया, देन द रे ए बी हमारी कौन सी? इंसिडेंट रे, विल बी वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पॉइंट बी विल बी वेरी क्लोज टू पी। कहता अपर्चर अगर स्मॉल हो जाए, तो ये जो ये इंसिडेंट रे है, इट इज़ वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नज़दीक हो जाएगी। तो एंड पॉइंट बी विल बी वेरी क्लोज टू पी, जो ये पॉइंट बना है बी, ये पी के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। अगर ये अपर्चर स्मॉल हो गया, ये वाला अपर्चर स्मॉल हो गया, तो बी वाला पॉइंट बिल्कुल पी के नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि
जो एफ बी है, एफ बी ये वाला, दिस वन एफ बी, ठीक है, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी। एफ पी क्या होगा, दिस वन एफ पी, ठीक है। अगर ये एफ बी कहता है एफ बी इज इक्वल टू एफ पी, दोनों की जो होगी डिस्टेंस होगा सेम होगा। तो उसके बाद बोल रहा है कि एफ सी इज इक्वल टू एफ पी। एफ सी हमारे पास क्या है, दिस वन, एफ सी इज इक्वल टू एफ पी, जो ये डिस्टेंस होगा दोनों का सेम होगा। एफ सी क्या है, फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, और एफ पी है फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों साइड एफ पी ऐड कर देंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, एफ पी इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड एफ पी ऐड कर देंगे। तो दोनों साइड अगर एफ पी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एफ पी होगा, पी एफ पी लेफ्ट हैंड साइड भी एफ पी ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड एफ पी ऐड कर दिया। तो नीचे नेक्स्ट लाइन में देखो एफ पी प्लस एफ सी इज इक्वल टू आर। आर कहाँ से आया, देखो एफ पी क्या है, एफ पी है हमारे पास दिस वन, एफ पी, ये डिस्टेंस को एफ पी बोलेंगे। नेक्स्ट अगेन एफ पी ऐड हुआ, तो एफ पी ये डिस्टेंस हमने ऑलरेडी किया है कि अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या करेंगे, सेम होंगे, तो एफ पी दिस डिस्टेंस, अगेन इससे साथ फिर डिस्टेंस एफ पी ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा आर, ठीक है। तो ये आर मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर उसने लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये एफ पी प्लस एफ पी बनने के बाद ये बन गया आर। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास था एफ पी प्लस एफ सी था, उसके बाद वो क्या बना, एफ पी प्लस एफ पी। तो एफ पी प्लस एफ सी मेरे पास क्या था, एफ सी को उसने एफ पी कह दिया। एफ सी को मीन्स फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर को उन्हें एफ पी कह दिया। ये हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है कि जो ये डिस्टेंस है एफ सी का, दिस वन देखिए, एफ सी इज इक्वल टू एफ पी, कि जो ये डिस्टेंस है हमने इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया टू एफ पी। तो टू एफ पी के बाद एफ आर नीचे ले गए आर के, तो ये बन गया एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, कि जो फोकल लेंथ है वो हमेशा रेडियस का हाफ होगा। तो इस रिलेशन से हमें ये पता चला कि फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी, कि फोकस कहाँ पे हम असाइन करेंगे। अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है इस डायरेक्शन, इसमें अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो हम फोकस असाइन कर सकते हैं आर बाई टू को, रेडियस को हाफ कर उसमें फोकस असाइन कर सकते हैं, ओके। उसके बाद कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में देखो हमने कोई भी इमेज फॉर्म करनी है, उसके लिए 4 रूल लगेंगे। फर्स्ट रूल कौन सा है, कहता है इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू दी फोकस, वो फोकस से पास होकर फोकस को क्रॉस करेगी। सेकंड रूल है कि अगर हमारी इंसिडेंट रे फोकस से ही पास हो, पासिस थ्रू दी फोकस, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी फर्स्ट रूल के, कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। देखो फर्स्ट रूल था कि हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हो रही है। तो सेकंड रूल में क्या है, हमारी इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पॉइंट है, फर्स्ट रूल फर्स्ट एंड रूल टू। रूल 3 में क्या है कि अगर हमारी कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो वो रिफ्लेक्टेड जब रे मिरर से स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होगी तो वो रीट्रेस द सेम पाथ, वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होगी। उसका एंगल ऑफ नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, क्योंकि वो जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ पे वापस जा रही है, ठीक है। तो फोर्थ रूल क्या है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक कर रही है, पोल मीन्स सेंटर ऑफ मिरर, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक कर रही है
वो जितने एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उतने एंगल से वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 4 रूल हैं कोई भी इमेज को फॉर्म करने के लिए इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। लाइक हियर इन फर्स्ट डायग्राम इंसिडेंट रे हमारी क्या है, पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास कर रही है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है कि इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और स्ट्राइक होकर वापस सेम पाथ पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये है थर्ड रूल। ओके, फोर्थ रूल है कि जितने एंगल से वो सेंटर ऑफ पोल से टकराई उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमारे पास इंपॉर्टेंट नोटेशंस में देखो 6 नोटेशंस इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। नोटेशंस क्या हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसका डिस्टेंस क्या होगा पोल से लेकर, और अगर हमारी कोई इमेज बन रही है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा पोल से लेकर, पोल की हाइट क्या होगी, इमेज की हाइट क्या होगी, एंड लास्ट होगा मैग्नीफिकेशन। देखो इसको डिटेल में करते हैं, बिल्कुल इट भी टेंशन नहीं लेनी, आपको आराम से डिटेल में समझा रहा हूँ कि व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू, कि एक ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो यू से डिनोट होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। ओके, एंड ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पे, देखो हम ऑब्जेक्ट अपने आप को मान ले और हम मिरर के सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, मिरर के सामने खड़े हुए हैं और हम हो गए ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ पे बनी, मिरर के अंदर बनी। ठीक है, मिरर से लेकर हम कितनी दूर खड़े हुए हैं वो हो गया यू, उसको क्या बोलेंगे, यू डिस्टेंस है। और मिरर से अंदर अगर देखें कि बिहाइंड द मिरर कि हमारी इमेज कितनी दूर बन रही है, मिरर में ही कितना डिस्टेंस पे है, तो पोल से लेकर इमेज तक का कितना डिस्टेंस है वो हो गया v। देखो सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर में, यू वी क्या होती है, v क्या होती है, h क्या होता है, h डैश क्या होता है। तो h हो गया कि हमारी कितनी हाइट है, ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है उसे डिनोट करेंगे h के साथ, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज की कितनी हाइट बन रही है उसको बोलेंगे h डैश। ठीक है, अपने आप से रिलेट करके देख लो, ये जल्दी इजीली हमें समझ आ जाएगा। तो लास्ट है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन है कि हमारी जो इमेज बनी है मिरर में वो कितनी एनलार्ज हुई, एनलार्ज मीन कितनी बड़ी हुई। अगर देखो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 फीट, ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 फीट, तो इमेज बन रही है 6 फीट की, बड़ी इमेज बन रही है अकॉर्डिंग टू कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो उसमें देखेंगे हम उसकी जो मैग्नीफिकेशन हुई कितनी हुई, 1 फीट की हुई, 5 फीट का हमारा ऑब्जेक्ट था, इमेज बन गई हमारी 6 फीट की, तो 1 फीट की मैग्नीफिकेशन हुई मीन्स एनलार्जमेंट हुई ऑफ ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो इसको ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसने बोला है कि फोकल लेंथ हम डिनोट करते हैं एफ के साथ, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हम डिनोट करते हैं आर के साथ, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे न्यू क्या था, यू न्यू था, वी एच डैश एंड एम। तो एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, दोनों की रेशियो क्या है कि इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट की रेशियो क्या है उसे बोलेंगे हम मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नोटेशंस हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम बोलेंगे यू को, ओके, इमेज डिस्टेंस बोलेंगे v को, फोकल लेंथ बोलेंगे f को, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, हाइट ऑफ इमेज h डैश, एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलो या अकेला मैग्नीफिकेशन बोलो, दोनों सेम है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये हम डिनोट करते हैं m के साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और एंड फोकस के बीच में हो, देखो ये 6 केस होंगे कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और इमेज कहाँ पे बनेगी, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हो और इमेज उसके कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ पे बनेगी। इससे इजी हो जाएगा हमें लोकेट करना कि हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है एक्चुअल में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज सिर्फ हम केस फर्स्ट ही करेंगे, एंड इट इज़
डिफरेंट टू अदर 5 केसेस। जो बाकी 5 केसेस हैं उनसे ये डिफरेंट है, ये वाला केस ये यूनिक केस है। ठीक है, फर्क क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, पोल एंड फोकस के बीच में। लाइक इन द डायग्राम अगर मैं देखूँ, पोल ये रहा मिरर का सेंटर और फोकस ये रहा, दोनों के बीच में कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है, जो ऊपर की तरफ ये वाला शो हो रहा है एरो। ठीक है, ये ए एंड बी इसकी हाइट है। ए बी एक ऑब्जेक्ट पड़ा है प्रिंसिपल एक्सिस पे बिटवीन पोल टू फोकस। तो इससे हमें कम से कम 2 रेज ड्रॉ करनी है। देखो, इमेज फाइंड करने के लिए हमें कम से कम 2 रेज ड्रॉ करनी पड़ेंगी। देखो, हमने 4 रूल्स पढ़े हैं। कोई भी इमेज को बनानी है तो 4 रूल्स पढ़े हैं। फर्स्ट क्या था कि अगर हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी। सेकंड रूल था, अगर हमारी इंसिडेंट रे फोकस से पास हो और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ रखा है। तो थर्ड रूल था हमारे पास कि अगर हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही हो, लाइक दिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही हो तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। फोर्थ रूल था कि जितने एंगल से पोल से टकराई उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चारों रूल में से हमने कोई भी 2 रूल लगाने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन सा रूल लगा हुआ है। फर्स्ट रूल लगा होगा कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। देखो, वो पॉइंट डी पर स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, वो पॉइंट डी पर स्ट्राइक कर रही है और रिफ्लेक्ट कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पे देखो, ये रिफ्लेक्टेड रह गई, ये रिफ्लेक्टेड रह गई और पास कहाँ से हो रही है, फोकस में से। ठीक है, ये लग गया हमारा फर्स्ट रूल। तो थर्ड रूल उसने उसके बाद थर्ड रूल लगा रखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, ये यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे गई और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये 2 रूल लगा रखे हैं। देखो, सेकंड रूल क्यों नहीं लगा। सेकंड रूल उसने बोला था कि फोकस से पास होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस से पास होगी और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमारी इंसिडेंट रे जाएगी। देखो, यहाँ पे फोकस से पास नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से पहले पड़ा हुआ है, बिटवीन पोल टू फोकस है। हाँ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे होता, बिहाइंड या बियॉन्ड द फोकस होता, तो हमारी जो सेकंड रूल लग सकता था। तो यहाँ पे सेकंड रूल नहीं लग सकता। तो हमने क्या किया, थर्ड और फोर्थ रूल में से सिर्फ थर्ड रूल ही लगाया। तो मिनिमम 2 रूल लगेंगे ही लगेंगे, 2 इंसिडेंट रे बनेगी ही बनेगी इमेज को फाइंड करने के लिए। देखो, इसमें क्या हुआ, दोनों जो रे हैं, एक डी पर स्ट्राइक हुई और एक ई पर स्ट्राइक हुई और रिफ्लेक्ट बैक होगी, वापस रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, एक एफ से पास होगी और एक सी से पास होगी। ओके, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इट इज़ बिहाइंड द मिरर हेयर। देखो, ये हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, ये हमारी इमेज बन रही है और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, देखो डी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है और ई पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, उससे हम क्या है, ये डैश्ड लाइन ड्रॉ करेंगे पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ ये डैश्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये रिफ्लेक्टिव बैक हुई, फोकस से पास हुई, इसको पीछे डायरेक्टली स्ट्रेट खींच कर लेके जाना, डैश 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 करके। ठीक है, ये भी पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो इसको भी ऐसे डैश करके बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जाना है। और जिस पॉइंट पे ये बनेगी वो पॉइंट हमारी इमेज की अपर पॉइंट होगा। इमेज का क्या होगा, अपर पॉइंट होगा। तो ये इमेज क्या बन रही है, ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट क्या था, ए एंड बी, तो इमेज क्या बनी, ए डैश बी डैश। ठीक है, ऑब्जेक्ट था हमारा ये इतनी हाइट का, इमेज बनी इतनी हाइट की, बड़े वाली हाइट की। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं हम, मैग्निफिकेशन, कि इमेज की हाइट बढ़ रही है फ्रॉम द एक्चुअल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। ओके, तो ये कॉनकेव मिरर का सिर्फ एक यही केस है जिसमें इमेज क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर के बिहाइंड बन रही है। ठीक है,
तो सिर्फ इसी केस में इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। बाकी सारे केसेस में 5 और केसेस हैं, तो बाकी सारे केसेस में यदि हमारी इमेज होगी जो वो फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, रियल वर्ल्ड में बनेगी। ये हमारी इमेज बन रही है वर्चुअल वर्ल्ड में। ये हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है। वर्चुअल वर्ल्ड कौन सा है? जो मिरर के अंदर वाला वर्ड है, मिरर के जो भी अंदर है वो है वर्चुअल, हम उसे हम वर्चुअल काउंट करते हैं। और जो हम बाकी जो रियल वाला है उसे हम बोलते हैं रियल। तो इस केस में हमारी इमेज क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होगा? इरेक्ट मतलब कि परपेंडिकुलर, वर्टिकल शेप में, ठीक है, परपेंडिकुलर, उसको बोलेंगे इरेक्ट। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एंड देखो देखो फर्स्ट रूल लगाया उसने यहाँ पे। फर्स्ट रूल में सेम वही थ्योरी लिखी है, ये आपने अच्छी तरह से देखनी है और कॉपी नोटबुक पे कॉपी नोटबुक पे अपने राइट डाउन करनी है। उसके बाद उन्होंने थर्ड रूल लगाया जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास को होगी। उसके बाद उसने लोकेशन ऑफ इमेज लिखी है। लोकेशन कहाँ पे बनेगी? बिहाइंड द मिरर। ये इंपॉर्टेंट थी। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स बिहाइंड द मिरर एंड इरेक्ट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर इन द लाइक इन द वर्टिकल शेप, ठीक है। सेकंड उसने बोला है कि इमेज इज लार्जर इन साइज देन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज या हाइट से बड़ा होगा, ठीक है। डैट इज इमेज मैग्नीफाइड और एनलार्ज। उन्हें उसे यहाँ पे लिख दिया कि इमेज हमारी क्या होगी? मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज, दोनों में। उसके बाद उसने देखो साइन कन्वेंशन की है, ये इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन कि साइन कैसे असाइन करना है। तो यू हमारा क्या था? यू हमारा पोल से लेकर ऑब्जेक्ट का तक का डिस्टेंस, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का कितना डिस्टेंस है? तो उसने लिया नेगेटिव। वाई सो? नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि इंसिडेंट रे आ रही है इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट ये आ रही है इस डायरेक्शन में, और हम अपनी जो डिस्टेंस है वो हमेशा पोल से मेज़र करते हैं, ठीक है। पोल एक सेंटर पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से हम अब बाकी सारा जो मेज़र करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस। तो पोल से लेकर अगर मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखूँ वो हम इस डायरेक्शन में फाइंड आउट कर रहे हैं या मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर चलें तो पॉजिटिव होगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अगर ऑपोजिट हो जाएं, ठीक है, अगेंस्ट हो जाएं, तो वो हमारे क्या होगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। वी देखो, वी पॉजिटिव है, तो वी हमारा क्या था? इमेज तक का डिस्टेंस, पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। ये हमारा क्या उसने पॉजिटिव लिया, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में है और हम मेज़र भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, फ्रॉम पोल टू इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इसीलिए ये पॉजिटिव है। फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ होती क्या है? फ्रॉम पोल टू फोकस, फ्रॉम पोल टू फोकस, पोल से लेकर फोकस तक का कितना डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव मिरर में नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में और फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसीलिए ये नेगेटिव रहेगी हमेशा इन ऑल केसेस। एच क्या है? एच है पॉजिटिव, ठीक। एच क्या है? पॉजिटिव। ये देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या? अपवर्ड साइड है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली साइड है, तो ये पॉजिटिव होगी। अगर ये प्रिंसिपल के एक्सिस से नीचे वाली साइड होती तो ये नेगेटिव हो जाती, ठीक है। बस ये है। तो एच क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो एच डैश भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, इमेज की हाइट भी और इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट भी, दोनों भी क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो लास्ट है हमारा एम। एम मीन्स मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन, तो इमेज तो मैग्नीफाई हो रही है, ठीक है, इमेज तो मैग्नीफाई ऑलरेडी हो ही रही है, तो ये भी क्या है? ऊपर वाली डायरेक्शन में है, ठीक है। ये इस करके ये जो हमारा एम होगा ये पॉजिटिव नोटेशन जाएगी या पॉजिटिव असाइनमेंट होगी, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट थी। इस केस में ईच एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपने लिखना है, इसको बार बार समझना है, ओके। तो आगे नेक्स्ट वाले 5 केसेस है वो बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अब के लिए इतना ही है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन क्लैरिटी एंड हैव अ गुड डे, एन्जॉय योर डे।